नमस्कार। आपके अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जनता, खासतौर से डेमोक्रेसी की बात करें और डेमोक्रेसी में ही जनता की बात हो सकती है और उसमें भी भारत की जनता की बात करें, मतदाता की बात करें, तो वो हमेशा नेताओं को और राजनीतिक दलों को एक चेतावनी देता है। बिना चेतावनी दिए वो कोई बड़ा कदम उठाता नहीं और चेतावनी वो लगातार देता रहता है। ये पार्टियों पर, नेताओं पर है कि वो सुनते हैं कि नहीं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, ये बिहार का एक पटना जिले का विधानसभा क्षेत्र है जो भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से गढ़ रहा है। यहाँ अभी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो 5 बार के विधायक रहे हैं। उससे पहले उनके पिता रहे हैं और यहाँ से जो है लंबे समय से, लगभग 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार हारा नहीं। नितिन नवीन के इस्तीफे से वो राज्यसभा में चले गए तो विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। ये सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ और बीजेपी हार गई। जीता कौन? प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर के बारे में आप जानते हैं कि वो मीडिया मैनेजमेंट के कितने बड़े उस्ताद हैं। तो छोटी सी चीज को बड़ा बनाना, राई को पहाड़ बनाना उनको आता है। लेकिन ऐसे मामलों में उनकी मदद के लिए इस देश में पूरा भाजपा संघ विरोधी इकोसिस्टम तैयार बैठा रहता है। अब आपको बांकीपुर के उपचुनाव की चर्चा इतनी सुनाई देगी जितनी आपको पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे की नहीं सुनाई दी होगी। भाजपा की जीत की वैसी चर्चा पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद नहीं हुई जैसी बांकीपुर में हार के बाद हुई। लेकिन क्या इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव नतीजे को इग्नोर कर देना चाहिए, इसको हवा में उड़ा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक बीमारी का लक्षण है जो दूसरी बार दिखाई दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको समझेगी नहीं तो आगे आने वाले समय में मुश्किल होगी। बाकी का उपचुनाव हारने से भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर पड़ेगा ऐसा मैं नहीं मानता। उसकी राजनीतिक हैसियत पर या उसके चुनाव जीतने की क्षमता पर या उसके चुनाव मैनेजमेंट की, प्रबंधन की क्षमता पर कोई असर पड़ेगा। लेकिन भाजपा को समझना पड़ेगा कि ये क्यों हारी हो ये सीट। देखिए, कोई भी किसी भी पार्टी का या नेता का सुरक्षित किला तभी कहलाता है, तभी तक रहता है जब तक उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। सुरक्षा में ढील दी, किला फिर अभेद्य नहीं रह जाता, फिर किले की गिरने की आशंका बढ़ जाती है। वही बांकीपुर में हुआ। और ये मेरा मानना है कि ये दूसरी चेतावनी, पहली चेतावनी देश के मतदाता ने प्रधानमंत्री उनके साथियों को 2014 के बाद से ये दूसरी चेतावनी दी है। ऐसा नहीं कि जिन दो की मैं बात करने जा रहा हूं उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव हारी नहीं। चुनाव में हार जीत होती रहती है, उसकी वो कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीतिक दल हैं, चुनाव लड़ रहे हैं तो जीतेंगे भी, हारेंगे भी। बात कारण की होती है, क्यों चुनाव हारे, हार गए ये तो तथ्य है, इसमें कोई बहस की बात नहीं है कि हार गए। सवाल यह है कि पार्टी अगर इस बात की समीक्षा नहीं करती कि क्यों हार गई तो फिर आने वाले समय में दिक्कत होती है। तो जिन 2 चुनावों का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, ये दोनों चुनाव ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें हार हुई। पहले मैं तो हार तो नहीं, बता दूं आपको, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव में उस तरह से हार नहीं हुई, लेकिन सीटें कम हो गई और पार्टी ने, उसके विरोधियों ने खास तौर से उसको बड़ी हार के रूप में देखा। यह अलग बात है कि भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल हो गई। न केवल सरकार बनाने में सफल हो गई, बल्कि सरकार इस तरह से चल रही है जैसे वो पूर्ण बहुमत की सरकार हो। 240 की संख्या का कोई असर सरकार के कामकाज पर नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी 2024 में सीटें कम क्यों हुई? बांकीपुर का चुनाव भाजपा क्यों हारी? दोनों का कारण मेरी नजर में एक है। देखिए, चुनाव में हार जीत का कोई एक कारण नहीं होता, कोई एक वजह नहीं होती, कोई एक मुद्दा नहीं होता। बहुत से कारण, बहुत से मुद्दे होते हैं जिनकी वजह से कोई पार्टी हारती है या कोई पार्टी जीतती है। लेकिन कई ऐसे चुनाव होते हैं जो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनते हैं, प्रस्थान बिंदु बनते हैं। जैसे मैच में हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का। क्रिकेट की बात करें तो कोई एक गेंद, कोई एक शॉट, कोई एक कैच मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। उससे ऐसा नहीं होता कि जो टीम जीत गई वो सब कुछ अच्छा कर रही थी, जो हार गई वो सब खराब कर रही थी।
या बाकी लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था उसी एक गेंदबाज की या बल्लेबाज के एक शॉट का या फील्डर के एक कैच का जो है या रनआउट का सबसे ज्यादा महत्व। वो एक घटना पूरे मैच के नतीजे को बदल देती है। ऐसे ही राजनीति में होता है, खासतौर से चुनावी राजनीति में। तो इन दोनों मामलों में एक चीज कॉमन है और वो ये है, और मुझे इस बात का और ज्यादा एहसास हुआ, मैंने एक वीडियो देखा बांकीपुर से एक सामान्य मतदाता का। उससे पूछा गया कि आपने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया, आप बीजेपी के वोटर थे। उसने कहा 3 बार मोदी जी के कहने पर वोट दिया। मोदी जी से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हम मोदी जी के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन ये नहीं होगा कि वो चाहे जिसको उम्मीदवार बना देंगे और हम वोट देंगे। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है खतरे का, संभल जाने का, अपने कामकाज की शैली को सुधारने का। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें कम हुई, लेकिन आप विश्लेषण कीजिए, आपको बताएंगे कि वो संविधान बदलने का मुद्दा, आरक्षण खत्म करने का मुद्दा, और दलित इधर शिफ्ट हो गया और पिछड़ा उधर चला गया और सवर्ण ये हो गया, तमाम तरह की बातें जो है आपको राजनीतिक विश्लेषक बताएंगे। हम लोग भी उस पर चर्चा करते रहते हैं जब से चुनाव नतीजा आया तब से, कि इस फला वर्ग ने या फला जाति ने इस क्षेत्र में वोट नहीं दिया, उनका खिसक गया, पुराना वोटर था चला गया, या विपक्षी दल उसको लुभाने में कामयाब हो गए, या आरक्षण का मुद्दा चल गया। ये सब सही बातें हैं, इसमें से कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, बात इसकी है। क्योंकि किसी भी मैच की जीत हार में कोई एक कारण नहीं होता है, बहुत से कारण होते हैं, लेकिन एक, फिर कह रहा हूं कि एक घटना जो है वो टर्निंग पॉइंट बनती है मैच की, पूरे मैच को पलट देती है। और वो टर्निंग पॉइंट था 2024 में भी वही, और बांकीपुर के विधानसभा उपचुनाव में भी वही, कैंडिडेट सिलेक्शन। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज भी मुरीद हैं, प्रशंसक हैं, उनसे विश्वास नहीं घटा है, लेकिन आंख बंद करके खड़े किए हुए उम्मीदवार को वोट देने के लिए अब तैयार नहीं है। उनको लग रहा है कि यह ज्यादा हो रहा है, पार्टी उम्मीदवारों के चयन में लापरवाह हो गई है, या कहें कि पार्टी में अहंकार आ गया है कि हम चाहे जिसको खड़ा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जिसको वोट देने के लिए कहेंगे मतदाता उसको वोट देगा। तो अब वो परिस्थिति बदल रही है। 2024 में भी सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ, और आप उत्तर प्रदेश में किसी से, सामान्य मतदाता से बात कीजिए, राजनीतिक जानकारों से बात कीजिए, या फिर पार्टियों से बात कीजिए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, जो दिन रात मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, सबसे बड़ा कारण था कैंडिडेट सिलेक्शन। जिन उम्मीदवारों के बारे में पार्टी का अपना इंटरनल सर्वे कह रहा था, पार्टी का संगठन कह रहा था कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए कि ये अपने इलाके में अलोकप्रिय हो गए हैं, इनको अगर फिर से टिकट दिया गया तो पार्टी हार जाएगी वहां से। लेकिन जिन लोगों को टिकट देना था, टिकट का फैसला करना था, उनको लगा कि ये सब बेकार की बातें हैं, हम तय करते हैं, हम फैसला लेते हैं, और दूसरों का काम सिर्फ उसको लागू करना है, उसका क्रियान्वयन करना है, सवाल उठाना नहीं। हमारे फैसले पर, हमारी पसंद पर आप सवाल उठाएंगे तो ये, इसका मतलब ये है कि आप हमारी समझ पर सवाल उठा रहे हैं। लोग इसलिए सवाल नहीं उठाते कि समझ पर उनको कोई शंका है, सवाल इसलिए उठाते हैं उनको ग्राउंड से ये फीडबैक मिलता है। जो आदमी रोज उनके संपर्क में हो, उसके बारे में पार्टी के शीर्ष नेताओं से ज्यादा वो जानते हैं, उनको मालूम है ये आदमी अच्छा है, खराब है, ये हमारे काम का है, नहीं है, ये पार्टी के लिए काम करता है कि नहीं, ये हमारे लिए काम करता है कि नहीं, ये क्षेत्र के लिए काम करता है कि नहीं। अगर उसकी भावना को इस तरह से नजरअंदाज किया जाएगा, बल्कि मैं कहूंगा उसको हिकारत की नजर से देखा जाएगा, तुम क्या जानते हो, हम राजनीति करते हैं, हम राजनीति चलाते हैं, हमको पता है सब, हम कह रहे हैं कि ये उम्मीदवार हम इसको बनाएंगे और तो उसको उम्मीदवार बनाएंगे, और हम जिसको उम्मीदवार बनाएंगे उसको वोट देना तुम्हारा कर्तव्य है,
और अब वो बढ़कर हो गया कि तुम्हारी मजबूरी है। तुम हमसे नाराज नहीं हो, तुम हमको पसंद करते हो, तुम हमारे समर्थक हो, तो हम जिसको उम्मीदवार बनाएं उसको वोट दो। 2024 में भी उत्तर प्रदेश और कई और राज्यों में यही हुआ। आप कारण बताइए, अगर संविधान बदलने की बात या आरक्षण खत्म करने की बात ये मुद्दा था, तो उत्तर प्रदेश में क्यों वो मुद्दा चला और बगल में मध्य प्रदेश में क्यों नहीं चला? कोई कारण है क्या? जबकि मध्य प्रदेश में ज्यादा चलना चाहिए था, वहां दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा। यहां तो कम से कम 3-4 पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में। तो यहां क्यों चल गया और वहां नहीं चला? वही बात है कैंडिडेट सिलेक्शन। ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिसने कार्यकर्ता को चिढ़ाने का काम किया कि तुम्हारी बात की, तुम्हारी समझ की, तुम्हारी पसंद की हम परवाह नहीं करते। कार्यकर्ता को और स्थानीय लोगों को चिढ़ाया गया कि तुम इसको नापसंद करते हो, हम इसी को टिकट देंगे। तुम इसको गलत समझते हो, हम इसी को टिकट देंगे। यही हुआ बांकीपुर में। पहले कैंडिडेट दिया, उसके बाद मतलब कैंडिडेट अनाउंस करने के बाद पार्टी को पता चल रहा है कि उसके पिता जो है चारा घोटाले में फंसे हुए थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मशीनरी, उसको ये पता नहीं कि जिसको उम्मीदवार बना रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। फिर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया, ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जिसके बारे में कोई जानता नहीं। उसका फायदा उठाया प्रशांत किशोर ने और मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये तो हमारा गढ़ है, आपका गढ़ है, आपका किला है। किले के दरवाजे अगर आप खोल देंगे तो फिर किले पर कब्जा होगा ही, और हो गया। तो बांकीपुर के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर, या कहें अभी जो 7 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, या फिर उसके बाद 29 में लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें भाजपा की हालत खराब हो जाएगी या उसकी लोकप्रियता घट रही है या वो हारने वाली है, ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। लेकिन भाजपा को सावधानी बरतने की जरूरत है, अपने कामकाज की शैली में सुधार करने की जरूरत है। मतदाता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते आप। वो जब आपको कंधे पर बिठाता है तो वो कंधे से उतार भी सकता है। ये शक्ति केवल मतदाता में है और इसका फैसला वही करता है कि कब कंधे पर बिठाना है और कब कंधे से उतारना है। तो लोकसभा चुनाव में कंधे से तो पूरा उतारा नहीं, कहीं कहीं उतार दिया, बांकीपुर में पूरा उतार दिया। आप याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, वहां भाजपा ने कैसे टिकट बांटे, कैसे चुनाव प्रचार किया, कैसे जमीन पर उतरे, कोर्स करेक्शन किया, बैक टू बेसिक्स को अपनाया कि हमारी किसी भी, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे खेल के मैदान में कोई टीम हो, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। उसको ये पता होना चाहिए कि हमारी ताकत क्या है। हम जब जीतते हैं तो किन वजहों से जीतते हैं, और हम हारते हैं तो किस कारण से हारते हैं। तो जिन वजहों से जीतते हैं उनको मजबूत करना, जिन कारणों से हारते हैं उसको सुधारना, ये काम अगर आप समीक्षा की बात करेंगे तो आपको सफलता मिलना तय है। लेकिन आप इसकी अगर परवाह नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि हम मालिक हैं, हम आदेश देते हैं, बाकी लोगों का काम सिर्फ आदेश का पालन करना है। डेमोक्रेसी में यह नहीं चलता। कितना भी लोकप्रिय नेता हो वो हार सकता है, ये उसके मन में कभी आता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। इंदिरा गांधी से लोकप्रिय उस समय और कौन नेता था? अपना मतलब पार्टी तो हारी ही, अपनी लोकसभा सीट हार गई। और सबसे ताजा उदाहरण ममता बनर्जी, 3 बार की मुख्यमंत्री, 15 साल से सत्ता में थी, लेकिन अपना विधानसभा चुनाव अपने घर में, जो उनके घर का विधानसभा चुनाव है, यानी जहां वो रहती हैं बचपन से, वो विधानसभा क्षेत्र, वहां से हार गई ममता बनर्जी। तो कोई अजेय नहीं है, ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि हम अब अजेय हो गए हैं। जनता तय करती है कि कौन अजेय रहेगा और कब तक रहेगा। तो जनता की भावना का सम्मान कीजिए,
और आपको अजेय बनाने में, लोकप्रिय बनाने में जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, खटता है, गालियां सुनता है, ताने सुनता है, अपने घर से, बीजेपी में मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो पार्टी के लिए काम करते हैं, अपने घर से पैसा लगा, उस कार्यकर्ता को और कुछ नहीं चाहिए, उसको सम्मान चाहिए, उसको संवाद चाहिए, उसको चाहिए कि उसके बड़े नेता, उसके ऊपर जो लोग हैं वो उसकी तकलीफ को समझते हैं, दूर भले ना कर पाए, केवल यही हो कि समझते हैं, वो समझ रहे हैं कि वो किन परिस्थितियों में काम कर रहा है, बस थोड़ा सा पीठ पर हाथ रखने की जरूरत होती है। और जब ये नहीं होता है तो बड़े बड़े किले ढह जाते हैं। ये गलतफहमी किसी को, किसी पार्टी को, किसी नेता को नहीं हो सकती कि वो हार नहीं सकता, उसको हराया नहीं जा सकता। तो जो आपकी ताकत है, अगर आपका अहंकार उसको कमजोर करेगा, उसका तिरस्कार करेगा, तो नतीजा 2024 में जो कुछ राज्यों में हुआ और बांकीपुर में अभी जो हुआ, प्रशांत किशोर का जीतना यह कोई बड़ी घटना नहीं है, लेकिन एक बड़ी घटना की संभावना की आहट जरूर है, संकेत जरूर है। तो इसको आप जोड़कर देखिए, तमिलनाडु में जो हुआ कि लोग परंपरागत पार्टियों से ऊबकर एक विकल्प तलाशते रहते हैं, हर समय तलाशते रहते हैं। जिस दिन विकल्प पर भरोसा हो जाता है उस दिन पलट देते हैं। तमिलनाडु में दशकों से द्रविड़ राजनीति का कब्जा था, कभी द्रमुक सत्ता में आती थी, कभी अन्ना द्रमुक सत्ता में आती थी। दो दो राष्ट्रीय पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, उनकी कोई भूमिका नहीं तमिलनाडु की राजनीति में। एक नया प्लेयर आया, नई पार्टी आई, पहली बार चुनाव में उतरी और सरकार बना ली। क्यों? क्योंकि लोग तलाश रहे थे एक विकल्प, उन्हें पूरा भरोसा नहीं हो रहा था, फिर भी उन्होंने आजमाने का फैसला किया। इसलिए विजय की पार्टी टीवीके को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन सरकार बनाने भर की संख्या मिल गई। इसी तरह से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में लंबे समय से आरजेडी बनाम बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन की लड़ाई चल रही है। आरजेडी जिस तरह से लगातार हाशिए पर जा रही है, लोगों की नजर है आरजेडी के विकल्प की तलाश पर। मैं इसको बीजेपी जेडीयू के विकल्प की तलाश नहीं मानता, ये आरजेडी के विकल्प की तलाश मतदाता कर रहा है। तो उसने कहा एक बार जरा प्रशांत किशोर को आजमा के देख लेते हैं, तो आजमा लिया उसने, प्रशांत किशोर को विधानसभा में पहुंचा दिया। अब अगर इसके बाद आरजेडी अपना घर दुरुस्त करती है, संभलती है, फिर से कमर कस के मैदान में आती है, ये एक घटना जो है एक फुलझड़ी की तरह बनकर रह जाएगी। अगर ऐसा नहीं करती है तो बिहार का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल जाएगा। ये प्रशांत किशोर तक सीमित नहीं रहेगा, फिर नए खिलाड़ियों के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो प्रशांत किशोर ने वो रास्ता खोला है, भाजपा के किले का दरवाजा खोला है। अब भाजपा पर है कि वो किले का दरवाजा मजबूत करती है, उसकी सुरक्षा मजबूत करती है, या बेपरवाह हो जाती है कि अरे एक विधानसभा उपचुनाव हारने से क्या हो जाएगा। सरकारें बदल जाती हैं एक उपचुनाव के हारने से। दो उपचुनावों को याद कर लीजिए। 1974 में जबलपुर से शरद यादव सभी विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार थे, निर्दलीय थे। कांग्रेस के बड़े उम्मीदवार को उन्होंने हरा दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जेपी आंदोलन का क्या हुआ, उसके बाद सत्ता कैसे बदली 77 में सबके सामने है। 1988 में इलाहाबाद का उपचुनाव हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह किसी पार्टी में नहीं थे, कांग्रेस छोड़ चुके थे, निर्दलीय खड़े हुए, सारे विपक्ष ने उनको समर्थन दिया, जीत गए, राजीव गांधी की सत्ता चली गई। तो एक उपचुनाव भी मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, राजनीति का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और ऐसे आपको इससे कई गुना ज्यादा उदाहरण मिलेंगे कि बड़ा उपचुनाव, बड़ी हार हुई सत्तारूढ़ दल की, लेकिन कुछ नहीं बदला। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं गढ़वाल का उपचुनाव।
जो हेमवती नंदन बहुगुणा के इस्तीफे से खाली हुई सीट। 80 में वो कांग्रेस में लौट गए थे, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, जीते, और फिर संजय गांधी से मतभेद हुए, इंदिरा गांधी से मतभेद हुए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उसके साथ साथ लोकसभा से भी इस्तीफा दे दिया। बाई इलेक्शन हुआ, कांग्रेस के 6 मुख्यमंत्री कैंप कर रहे थे गढ़वाल में। इंदिरा गांधी प्रचार करने गई प्रधानमंत्री रहते हुए एक उपचुनाव में। उसके बाद भी धांधली की जरूरत हुई। इलेक्शन पहली बार काउंटर मांड हुआ, दूसरी बार हुआ, फिर उसके बाद चुनाव हुआ और हेमवती नंदन बहुगुणा जीते इंदिरा गांधी की सत्ता के सामने, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के सामने और निर्दलीय। लेकिन उस उपचुनाव के जीतने से न तो हेमवती नंदन बहुगुणा की राजनीति पर कोई बड़ा सकारात्मक असर पड़ा, सकारात्मक से मेरा मतलब कि कोई उनका कद बढ़ गया हो, ऐसा नहीं। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, उनके बारे में लोगों की राय पहले से ज्यादा अच्छी हो गई और सिद्धांत से समझौता न करने का एक संदेश चला गया। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार पर, उनकी राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ा। तो यह निर्भर करता है हारने और जीतने वाले पर। हेमवती नंदन बहुगुणा के पास कोई पार्टी नहीं थी, संगठन नहीं था जिसके जरिए वो इस जीत का फायदा उठा पाते। इसलिए वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा जैसा रह गया। वही स्थिति प्रशांत किशोर की है, उनके पास भी पार्टी नहीं है। ये जो वेतन भोगी हैं, वेतन देकर उन्होंने कार्यकर्ता जमा किए हैं, वो पार्टी संगठन नहीं हो सकते। अगर एक विधानसभा सीट के उपचुनाव से प्रशांत किशोर को लगता हो कि भारतीय राजनीति में उनकी हैसियत एकदम से बहुत बड़ी हो गई है, तो वो गलतफहमी में है। इस चुनाव नतीजे के संकेत सबके लिए अलग अलग है। प्रशांत किशोर के लिए संदेश मतदाता का है कि हम अवसर देने को, हम मौका देने को तैयार हैं। सवाल है क्या आप तैयार हैं उस मौके का फायदा उठाने के लिए, उस अवसर का लाभ उठाने के लिए। दूसरा, जो स्थापित पार्टियां हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी, कि ये मत समझिए कि आप अजेय हैं। आप जो जोड़ते रहते हैं दिन रात की इतने परसेंट इस जाति के लोग हमारे साथ, इतने परसेंट इस जाति के हमारे साथ, वो तब तक काम आता है जब तक हम समर्थन में खड़े हैं। जिस दिन हमारा समर्थन हट जाएगा उस दिन ये सारा अंगगणित बेकार हो जाएगा। तो इसलिए बांकीपुर मेरी नजर में भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरी चेतावनी है कि आप अपने कामकाज की पुरानी शैली पर लौटिए, जिस शैली में आपके सामान्य कार्यकर्ता का सम्मान था। तभी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह पाते हैं कि मैं कुर्सी लगाता था कभी। तो पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान था, इसलिए आज वो प्रधानमंत्री है। और ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन जो परिवर्तन आया है कामकाज की शैली में, उसमें लगातार कार्यकर्ता पीछे होता जा रहा है। और ये भाजपा ही नहीं, किसी भी पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भाजपा के लिए खास तौर से कह रहा हूं, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता इसकी रीढ़ है। किसी व्यक्ति की रीढ़ अगर कमजोर हो जाए तो वो व्यक्ति ताकतवर नहीं हो सकता कभी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।